नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सर नवभारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और ले चलती हूँ आपको कक्षा 10 सीबीएसई की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की ओर, जिसमें हम काव्यखंड पढ़ रहे हैं। काव्यखंड में हम आज पढ़ने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराले जी की कविता उत्साह। इससे पहले हम अट नहीं रही है कविता का अध्यापन कार्य कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह। तो कविता को पढ़ने से पहले हम कवि परिचय पढ़ लेते हैं। कवि परिचय, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जीवन परिचय। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी का जन्म संवत 1955 अर्थात सन 1896 ईस्वी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। रामकृष्ण आश्रम में रहकर इन्होंने समन्वय नामक पत्रिका का संपादन कार्य किया था। जन सामान्य में इनको दारागंज का संत या दीनों का मसीहा नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा निराला को ओज और जागरण का कवि माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने मतवाला और सुधा नामक समाचार पत्र का संपादन कार्य भी किया। इनका निधन 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानी जाती है। उपनाम इनका छायावाद का महेश इन्हें कहा जाता है, आधुनिक काल का गोरखनाथ इन्हें कहा जाता है, महाप्राण इन्हें कहा जाता है, ओढ़र दानी और छायावाद में कठिन काव्य का प्रेत निराला जी की उपनाम है। इनको उपाधियां दी गई है। बचपन का इनका नाम सूर्य कुमार था। रविवार को जन्म लेने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? सूर्य कुमार। रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है, इसलिए इनका नाम भी क्या रख दिया? सूर्यकांत। सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम, इन्होंने अपना नाम सूर्यकांत त्रिपाठी रखा था सन 1917-1918 में। आगे बढ़ते हैं। आगे है निराला का पहला कवि। निराला की जो पहली कविता थी वो थी जन्मभूमि। कौन सी थी? जन्मभूमि। ठीक है, और ये कहां से ली गई थी? अनामिका काव्य संग्रह इनका वहां से ली गई थी। और बंग भाषण का उच्चारण इनका पहला निबंध। पहली कविता इनकी कौन सी थी? जन्मभूमि। कविता संग्रह कौन सा था? अनामिका। और निबंध कौन सा था? बंग भाषा का उच्चारण। आगे बढ़ते हैं। निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि छायावाद के अंदर कुछ कवि ऐसे थे, आधुनिक युग में आप मानो, आधुनिक युग में कुछ कवि ऐसे थे जिन्होंने छंद में बंधना उचित नहीं समझा, उन्होंने छंदों से मुक्त होकर रचना की। तो वो मुक्त होकर रचना करना ही क्या कहलाया? मुक्तक छंद कहलाया। इसे रबड़ छंद या केचुआ छंद की संज्ञा भी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख कहानी संग्रह है इनकी लिली, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, देवी, सखी, श्रीमती, गजानंद देवी। इसके अलावा इनके प्रमुख नाटकों में शकुंतला, जो कि अनुदीत नाटक है, अनुदीत यानी किसी और भाषा का है, इसे अनुवाद किया गया है। आगे इनके प्रमुख उपन्यासों में अप्सरा, जो कि 1931 में लिखा गया 1931 में, अलका जो कि 1933 में लिखा गया, प्रभावती जो कि 1936 में लिखा गया, निरुपमा भी 1936, कुल्ली भाट 1938 1939 और बिल्लेसुर बकरीहा 1942। बिल्लेसुर बकरीहा इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आए हैं, चाहे आप नेट ले लीजिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो हिंदी सब्जेक्ट से एग्जाम देते हैं लोग, उन लोगों के भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रमुख काव्य संग्रह कौन से निराला जी के? तो अनामिका 1923 में लिखा था इन्होंने, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1939, कुकुरमुत्ता 1942, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुकुरमुत्ता, अणिमा 1943, बेरा 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्य काकली, अपरा, राम की शक्ति पूजा, ये लंबी कविताएं हैं इनकी। प्रमुख कविताओं में भिक्षुक, विधवा, बादल राव, वह तोड़ती पत्थर, संध्या सुंदरी, गर्भ पकौड़े। साहित्यकारों के अनुसार प्रथम कविता जूही की कली 1916 में, प्रकाशन वर्ष 1922। इनकी जो प्रथम कविता मानी जाती है वो साहित्यकारों के अनुसार कौन सी मानी जाती है? जूही की कली, जो कि 1916 में इन्होंने लिखी थी, लेकिन प्रकाशन वर्ष कौन सा इसका? 1922। प्रकाशन वर्ष का मतलब है वो छपी कब थी उनकी कविता, तो छपने का समय क्या है उसका? 1922, प्रकाशन वर्ष 1922, और लिखी कब थी? 1916 में। आगे बढ़ते हैं। निराला ग्रंथावली, निराला की समस्त रचनाओं का संग्रह जिनका 8 खंडों में प्रकाशन हुआ, किस नाम से जानी जाती है? निराला ग्रंथावली। कितने खंड हैं इसके? ये 8 खंडों में विभाजित है। फिर प्रभाव
प्रभाव इनके ऊपर किसका रहा? इनके ऊपर प्रभाव स्वामी विवेकानंद जी का रहा। आगे बढ़ते हैं। अब जो कविता हम आज पढ़ने वाले हैं, उत्साह, नाम से ही हमें पता पड़ रहा है कि उत्साह क्या होता है? जोश भर जाना किसी भी चीज को लेकर के। तो यहाँ पर जो बादल विषय है, बादल विषय निराला जी का फेवरेट, पसंदीदा विषय था, उनको बहुत अधिक पसंद था, ये प्रिय था। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वह बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। यहाँ पर बादल को क्रांति का प्रतीक माना गया है, क्रांति का बताने वाला बताया गया है। यहाँ पर कवि बादल से आगे कर रहा है कि तुम गरजो, बरसने के लिए नहीं कह रहा है, वो गरजने के लिए कह रहा है, क्योंकि वो गरजने की जो ध्वनि है, उस गरजने की ध्वनि से जो लोग है, जो आम जनता है, जो जन साधारण है, उनके अंदर उत्साह का संचार होता है, जोश का संचार होता है और वो क्रांति करने के लिए जागरूक होते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। अब हम देखिए, आपने आसमान के अंदर बादलों को देखा होगा। बादल तरह तरह के रूप में आते हैं, काले काले बादल आते हैं, उनके अंदर जब बिजली आती है, यानी वो जब एक दूसरे से टकराते हैं और जो आहट होती है वो आहट बिजली बन के सामने आती है। काले काले बादल बारिश लेकर के आते हैं, उमड़ घुमड़ के बहुत भयंकर आवाज गर्जन करते हुए आते हैं। तो कवि यहाँ पर उन बादलों से गरजने के लिए कह रहा है। देखिए, कवि कह रहा है कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पर बादल से आग्रह कर रहा है कवि कि हे बादल तुम गरजो। और क्यों गरजो? देखो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो, कि तुम घेर घेर कर, यानी तुम बहुत सारी मात्रा में घिरो, यानी एकत्रित हो, इकट्ठे हो, और इकट्ठे होकर के गरजो, क्योंकि जब इकट्ठे होकर गरजेंगे तो आवाज और ज्यादा, ध्वनि जो है वो तेज होगी, बहुत ज्यादा आवाज होगी उन बादलों की गरजने की। तो कह रहा है, यहाँ पर कवि ने जो तुलना की है वो एक छोटे बच्चे से की है। जो बादल है उनकी तुलना कवि ने एक छोटे बच्चे से की है जिसके बाल घुंघरालू है। तो घुंघराले घुंघराले बालों वाले जो बालक है उससे कवि ने बादलों की तुलना की है और कहा है, घुंघराले घुंघराले बालों जैसे बच्चे वाले हे बादलों तुम गरजो, क्योंकि तुम गरजोगे तभी क्या होगा, जो बाल रूपी कल्पना है, बच्चों की जो कल्पना शक्ति होती है वो असीमित होती है। वो चांद पर भी पहुंच सकता है, वो सूरज पे भी पहुंच सकता है, वो पानी के अंदर भी जा सकता है, वो तारों को तोड़ के ला सकता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो छोटा बच्चा नहीं कर सकता। वो कल्पनाओं के माध्यम से अपने सभी कार्य संपूर्ण कर सकता है, पूरे कर सकता है। आपके घर में अगर कोई बच्चा हो, आप उससे प्रश्न करोगे तो वो आपसे इतने प्रश्न करेगा कि हो सकता है आपके पास उनके प्रश्नों का उत्तर न मिले। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यही है कि यहाँ पर कवि ने जो बादल है उन बादलों की तुलना एक छोटे बालक से की है। जिस प्रकार छोटे बालक में उत्साह को बहुत ज्यादा होता है, उसमें जो जोश होता है वो बड़ों की अपेक्षा ज्यादा होता है छोटे बच्चों में। तो यहाँ पर कवि ने यही कहा है कि ललित ललित काले घुंघराले, कि छोटे छोटे काले काले घुंघराले घुंघराले बाल है बच्चे के, बाल कल्पना कैसे पाले। और बालकों की जैसे कल्पना का कोई आकार नहीं होता है, वो सीमित नहीं होती है, असीमित होती है, पर लगाकर आसमानों में उड़ने वाली होती है, वैसे ही हे बादलों तुम गरजो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, कि तुम्हारे अंदर क्या है, बिजली की सी चमक छिपी हुई है। किसके अंदर? बादलों के अंदर जो बिजली छिपी हुई है, उन बिजली के माध्यम से लोगों में नए जीवन का संचार होता है। आप जानते हैं कि जो किसान है वो ग्रीष्म ऋतु के बाद में जो वर्षा ऋतु आती है वो किस प्रकार, कितनी बेसब्री से उस वर्षा ऋतु का इंतजार करते हैं। वर्षा ऋतु आने पर वो खेतों में जब उनकी अन्न लहलहाता है, फसल उनकी लहलहाती है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो नव जीवन का संचार करने वाले होते हैं, उनके जीवन को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। क्योंकि अगर खेतों में फसल ही नहीं होगी तो किसान हमारे अपने साथ साथ में संसार का पालन पोषण कैसे करेंगे, क्योंकि उन्हीं के खेतों में उपजने वाले अन्न का प्रयोग अपना पेट भरने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए कवि ने कहा है कि हे बादलों तुम गरजो, क्योंकि तुम्हारी इस गर्जन से, तुम्हारे इस गरजने से हमको नई चेतना मिलती है, हमें नई उमंग मिलती है, नया उत्साह मिलता है।
फिर वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो गरजो, कि तुमने अपने मन में जो वज्र छिपा रखा है, वज्र से मतलब क्या तात्पर्य है, जो बिजली चमकती है ना बादलों में, देखिए जो बिजली चमकती है आसमान में, तो बादलों ने अपने अंदर क्या छिपा रखा है, वज्र छिपा रखा है। वज्र से तात्पर्य बिजली छिपा रखी है, बिजली विद्युत जो निकलती है बादलों के टकराने पर, जो बहुत भयंकर गर्जना होती है, कई बार वो वज्रपात वो बिजली की तरह चमकती है, बिजली होती है एक तरीके से, तो वो बिजली के लिए कह रहा है कि तुमने अंदर जो वज्र छिपा रखा है उसे निकालो। कहने का तात्पर्य कवि का ये है कि वो अपनी जनता को, जो भारतीय जनता है उनको वो प्रेरित कर रहा है और उनसे क्रांति करने का आग्रह कर रहा है कि तुम लोग जागो और इस कानून के प्रति, जो ब्रिटिश शासन उस समय लागू था, उसके प्रति अपनी आवाज उठाओ, जागरूक हो। मुख्य उद्देश्य कवि का यही है, वो अपनी जनता को जागरूक करना चाहता है, अपनी जनता में उत्साह जोश भरना चाहता है अंग्रेजों के विरुद्ध, ताकि वो अंग्रेजी सत्ता को यहाँ से उखाड़ बाहर करे। ठीक है, तो कवि क्या कह रहा है यहाँ कि वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। हे बादल, तुम अपने पौरुष के माध्यम से, तुम अपने जोश और उत्साह के माध्यम से इस संसार में भी उत्साह का संचार कर दो, उनमें भी जोश भर दो। आगे बढ़ते हैं, देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब यहाँ पर कवि बता रहा है कि ग्रीष्म ऋतु के बाद में जब वर्षा ऋतु आती है, तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर लोग पूरी तरह से पीड़ित हो जाते हैं, वो त्रस्त हो जाते हैं भयंकर गर्मी से, और उस भयंकर गर्मी से त्रस्त होने के कारण, पीड़ित होने के कारण जब वर्षा ऋतु आती है तो उनमें नया संचार होता है, नया उत्साह आता है, उन्हें नया जन्म मिलता है उन बारिश की बूंदों से। केवल मनुष्य को नहीं, आप प्रकृति में जिन भी जीव को देखेंगे, छोटे छोटे जीव जो होते हैं, बारिश के अंदर छोटी छोटी तितलियां आ जाती हैं, झिंगुर आ जाते हैं, मेंढक निकलने लग जाते हैं, मोर बोलने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी हरे भरे हो जाते हैं ग्रीष्म ऋतु के कारण, जो झुलस जाते हैं, जो पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं वो भी वर्षा ऋतु में पनप आते हैं दोबारा, उनकी दोबारा से वो विकसित होने लग जाते हैं। तो कवि ने ये कहा है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, जो लोग पीड़ित थे, जो लोग गर्मी से पीड़ित थे, गर्मी से परेशान थे, विश्व के निधाग के सकल, इस संसार में जितने भी प्राणी थे, निधाग अर्थात गर्मी से पीड़ित थे, परेशान थे, उन लोगों में आए अज्ञात दिशा से अनंत गहन। तुम पता नहीं कौन सी दिशा से यहाँ आए हो, तुम किस दिशा से आए हो किसी को नहीं पता, उस अज्ञात दिशा से आकर के तुमने उनके अंदर जोश भर दिया, उत्साह का संचार तुमने उनमें कर दिया। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, और गर्मी से तप्त हुई, गर्मी से मतलब भीषण गर्मी से झुलसी हुई इस धरती को अपनी बारिश की बूंदों से, हे बादल, तुम तप्त कर दो, सॉरी शीतल कर दो, उसे ठंडा कर दो। ठीक है, कवि यहाँ कह रहा है कि हे बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो और गरज गरज कर बरसो, और इस जो धरती गर्मी से परेशान हो गई थी, गर्मी से पीड़ित हो गई थी, और भयंकर गर्मी के कारण जहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं बचा था, ये धरती की शीतलता, धरती की हरियाली खत्म हो गई थी ग्रीष्म के कारण, तुम उस धरती को दोबारा से शीतलता प्रदान करो, उस धरती को दोबारा से हरी भरी कर दो। हे बादल गरजो, हे बादल गरजो, अपने गर्जन से, उस गर्जन के प्रभाव से तुम लोगों में नए उत्साह का, नए जोश का संचार करो। इसलिए हे बादल तुम गरजो। तो इस कविता के अंदर कवि ने बादलों को संबोधित करते हुए कहा है कि हे बादल, तुम अपनी गर्जना से, यानी बादलों के गरजने से जो आवाज होती है, उस आवाज से कई लोगों के अंदर उत्साह का संचार होता है। जैसे आपने देखा होगा, बादल गरजते हैं तो मोर बोलने लगते हैं। मोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो वर्षा के आने का संकेत देते हैं, वो खुश हो जाते हैं। जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में टकटकी लगाए आसमान की ओर झांकते हैं ग्रीष्म ऋतु में कि पता नहीं कब बादल आएंगे, और बादल आने पर कब वर्षा होगी, और कब वर्षा होगी और कब हमारे खेतों में हरी हरी फसलें लहलहाएंगी। तो कवि ने यहाँ बादलों को संबोधित करते हुए कहा है कि हे बादल, तुम गरजो और गरज कर हम लोगों के अंदर, यानी जो जनता है, उनमें उत्साह का संचार करो। हे बादल तुम गरजो। तो ये थी हमारी कविता उत्साह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की।
तो कैसी लगी आपको हमारी ये कविता, इसकी व्याख्या हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।